हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो 12th क्लास के अंदर हमने बोटनी जो है वो कंप्लीट पूरी तो नहीं की है, 4 लेसन बोटनी के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर 4 लेसन अपने थे। अब भाई बहुत दिन हो गए बोटनी को पढ़ते पढ़ते। बोटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, यानी उसके अंदर हमने पेड़ पौधों को पढ़ा। तो बहुत दिन हो गए पेड़ पौधों को पढ़ते पढ़ते, तो भाई मैंने सोचा अब थोड़ा जूलॉजी पढ़ लिया जाए, मनुष्य के बारे में पढ़ लिया जाए, हम अपने बारे में भी थोड़ा पढ़ ले। तो आज से ही हम जूलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लेसन नंबर 24 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अपना मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे आज। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, आते हैं रोज की मैम हमें वो क्लासेस नहीं मिल रही है, आगे की क्लासेस हमें नहीं मिल रही है, इसकी आगे की क्लासेस कब अपलोड होगी। तो देखिए, अपने जो मैंने अभी जैसे बताया कि बोटनी के अंदर अपने 4 लेसन यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लेसन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और उनकी जो अगर उनमें से अगर आपको कोई लेसन नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस के या सारी जो भी केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, बोटनी के अंदर भी मिल जाएंगे, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, सभी के आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जूलॉजी। देखिए, जूलॉजी का मतलब कि जीव विज्ञान, जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। और बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान में केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब पेड़ पौधों का तो बहुत दिनों के अध्ययन कर रहे हैं हम, अब थोड़ा जूलॉजी में हम पढ़ लेते हैं, अपने मनुष्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा मैंने कि बताया, हमारा लेसन नंबर है 24, जिसका नाम है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। बात करते हैं कि मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमें इसमें क्लियर करने हैं। तो देखिए, हमें इसमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं हमें? सबसे पहला तो हम रक्त के बारे में ही पढ़ेंगे, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इसमें रक्त तो पढ़ना ही है। तो सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे हृदय, हृदय हृदय के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लसिका तंत्र, लसिका तंत्र। ये हमें तीनों टॉपिक इसमें क्लियर करने हैं। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम रक्त को स्टार्ट करेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे से आगे जो भी ये तीनों टॉपिक जो हैं वो हमें इसमें क्लियर करने ही हैं। तो 3, 4 या 5 क्लासों के अंदर हमारा ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी जो मेन जो टॉपिक का नाम लिखा है उससे पहले पढ़ लेते हैं कि मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये परिसंचरण तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग जब भोजन करते हैं तो हम अपने बॉडी के अंदर क्या लेते हैं? पोषक पदार्थ लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, जल लेते हैं, ये हम लेते हैं। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इन सभी चीज़ों को यानी इन सभी पोषक पदार्थों को, मिनरल्स को, सभी को क्या करना होता है? हमारी बॉडी के पूरे जितने भी पार्ट है वहां तक पहुंचाना होता है। अब पहुंचाने के लिए कोई ऐसा माध्यम चाहिए जो इनको अपनी बॉडी के अंदर A to Z जितनी भी यानी कि अपने सर से लेकर अपने पांव तक की, एडी तक की जो पार्ट है वहां तक पहुंचाने का जो कार्य करेगा, उसके लिए एक तंत्र चाहिए। और उस तंत्र को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। अब जब हम रक्त के कार्य पढ़ेंगे ना, तब उसमें देखेंगे कि ये रक्त जो है वो पदार्थों को, पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, फिर से लाता है, ले जाता है, ये सब काम करता है। यानी कि परिसंचरण तंत्र का कार्य कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का, परि यानी चारों ओर, संचरण यानी लाना ले जाना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोषक पदार्थ या किसी भी पदार्थ को लाने ले जाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। और क्योंकि यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब देखिए, रक्त परिसंचरण या परिसंचरण तंत्र जो है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? जो परिसंचरण तंत्र है, या हम इसे कह देते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज सबसे पहले किसने की? तो इसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, अभी मैंने बता तो दिया ही है कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, किस काम में आता है।
और इसके अलावा परिसंचरण तंत्र जो है वो कितने टाइप का होता है? तो देखिए, परिसंचरण तंत्र जो है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है अपना बंद परिसंचरण तंत्र। एक होगा खुला परिसंचरण तंत्र, एक होगा अपना बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, हमारी जो बॉडी है उसमें क्या है? कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं इस प्रकार से, और कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? रक्त बहता है। अब खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो रक्त बहेगा वो डायरेक्ट इन कोशिकाओं के संपर्क में रहेगा, यानी इस तरह से ये बहेगा, इनमें कोई नलिकाएं नहीं होगी बहने के लिए। रक्त जो है खुला बहेगा, कोशिकाओं के संपर्क में रहेगा, उत्तकों के संपर्क में रहेगा, अंगों के संपर्क में रहेगा, तो इसके अंदर कोई नलिकाएं नहीं होती है कि नलिकाओं में ये रक्त बहे, नलिकाएं नहीं होती है, डायरेक्ट ये कोशिकाओं के संपर्क में रहता है, इस तरह से ये बहता है, ठीक है। उसे तो हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होगा? जिनके अंदर ये जो रक्त है वो कहाँ पर बहेगा? इस प्रकार से इनमें नलिकाएं बनी होगी, नलिकाएं उपस्थित होगी, जिनके अंदर ये क्या होगा? रक्त जो है वो बहेगा। नलिकाओं में जब रक्त बहता है, डायरेक्ट कोशिका के संपर्क में नहीं रहता है, नलिकाओं में जब बहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र का अगर हम उदाहरण लें तो कुछ कीट हो सकते हैं, मोलस्क जो जंतु हैं उनमें ये हो सकता है, आदि के अंदर हो सकता है। और बंद परिसंचरण तंत्र का अगर हम उदाहरण ले तो हम खुद ही इसके उदाहरण है, मनुष्य। मनुष्य हार्ट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना हम, उसमें हम देखेंगे ये जो रक्त वाहिनियां होती है, धमनी, शिरा, इनके अंदर रक्त फ्लो करता है, रक्त बहता है, ब्लड बहता है, तो ठीक है। तो मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का हो गया? बंद परिसंचरण तंत्र, क्योंकि इनमें रक्त किसमें बहेगा? इन नलिकाओं में बहेगा, खुला नहीं बहेगा, नलिकाओं में रक्त बहेगा। इसलिए मनुष्य के अंदर कौन सा तंत्र होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। और खुला किसमें हो जाएगा? कीट है, मोलस्क जंतु है, इनमें खुला रक्त बहता है, इसलिए खुला परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला जो टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया ब्लड, या जिसे हम कहते हैं रक्त। पहला जो अपना टॉपिक है वो है अपना ब्लड। ब्लड, ब्लड को ही क्या कहा जाता है? रक्त कहा जाता है। रक्त कहा जाता है, और अपनी भाषा में कहे तो खून, है ना। तो ब्लड, रक्त, खून सब एक ही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ब्लड को। ब्लड क्या है? पूछ लिया जाए कि रक्त क्या है, तो देखिए रक्त क्या है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसका। रक्त जो है वो तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक है। क्या होता है तरल संयोजी उत्तक? देखिए, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक छोटी सी इकाई से मिलकर बनी होती है, या छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका या सेल। कोशिका या सेल, या कोशिकाएं को ही हम क्या कहते हैं? हमारे शरीर की मूलभूत इकाई या फिर संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई। इसी से कोशिका से ही फिर आगे जाकर बॉडी का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। जब ये बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़कर एक समूह जैसी संरचना बनाती है, एक कोशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है, उसे हम कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती है तो क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तक जब आपस में मिलते हैं, इस तरह से बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। और जब अंग आपस में मिलते हैं, अंग जैसे कि हमारा हृदय हो गया, लीवर हो गया, ये सारे हमारे शरीर के अंग ही तो हैं। तो अंग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र आपस में मिलेंगे, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सारे के सारे जब तंत्र आपस में मिलते हैं ना, तो क्या बनाते हैं? हमारी पूरी बॉडी जो है
बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अपने शरीर का निर्माण करते हैं। अब बात तो हम कर रहे हैं संयोजी उत्तक की, ये सारे सिस्टम की क्या जरूरत है, सिर्फ उत्तक पे आ जाए हम। ठीक है, चलो ये उत्तक देखो किससे बना है, कोशिकाओं से बना है। अब उत्तक क्या होता है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है एक नई संरचना का निर्माण करती है, उसे कहते हैं उत्तक। ठीक है, अब उत्तक जो होते हैं वो भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से एक है अपना संयोजी उत्तक। क्या है, संयोजी उत्तक। देखिए संयोजी उत्तक क्या काम करता है, संयोजी उत्तक क्या होता है, जब ऐसा उत्तक जो दो बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है या अलग अलग शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उस उत्तक को हम कहते हैं संयोजी उत्तक। संयोजन यानी जोड़ना, संयोजी नाम से पता चल रहा है, संयोजी यानी संयोजन करना, यानी संयोजन यानी जोड़ना। जब शरीर के अलग अलग भागों को आपस में जोड़ा जाएगा, उस उत्तक को हम क्या, या ये क्रिया किस उत्तक के द्वारा हो रही है, जिस उत्तक के द्वारा होगी उसे हम कहेंगे संयोजी उत्तक। अब संयोजी उत्तक तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, अस्थि है, बोन्स है, ठीक है, उपास्थि, कार्टिलेज है, ये भी सारी क्या है अपनी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, क्योंकि वो भी एक शरीर के अलग अलग भागों को जोड़ने का कार्य कर रही है। तो ये होता है संयोजी उत्तक। अब हमने बात की कि रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, यहाँ पर इसे केवल संयोजी उत्तक नहीं कहेंगे। अब आप कहोगे कि संयोजी उत्तक ये कैसे हो गया, ये क्या जोड़ रहा है, तो हमारी बॉडी को पूरी को जोड़ने का कार्य यही कर रहा है। इसमें सारे पोषक तत्व घुले हुए हैं, पोषक तत्व मिले हुए हैं, मिनरल्स, जल, अपशिष्ट पदार्थ सभी इसी के अंदर जुड़े हुए हैं, इसी के अंदर मिले हुए हैं। तो ये भी एक प्रकार का अपना संयोजी उत्तक हो गया। ठीक है, ये होता है अपना संयोजी उत्तक, लेकिन इसे सिर्फ संयोजी उत्तक कहना सही नहीं रहेगा, इसे हम कहेंगे तरल संयोजी उत्तक। क्योंकि तरल क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहने का गुण होता है। ठीक है, तरल भाग होता है इसका, तरल भाग अभी पढ़ेंगे हम, इसका तरल भाग होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा इसका तरल भाग बनाता है, वो आगे की बात है, आप उसे भूल जाइए पहले। तो ये क्या करता है, तरल क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये जो है बहने का गुण भी रखता है, और इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। देखिए, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक इसे हम कहते हैं। अब दूसरी अगर बात की जाए कि ये किस प्रकार का उत्तक है, या हमने ये तो कह ही दिया है कि तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा पूछा भी जा सकता है, वैसे आपके कोर्स में नहीं है इतना डिटेल में, लेकिन पढ़ लेते हैं अपना क्या जा रहा है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, कभी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो कि हमारे शरीर का सबसे कोमल उत्तक कौन सा है, तो सबसे कोमल उत्तक भी यही होता है, ब्लड ही हमारे शरीर का सबसे कोमल उत्तक होता है। ठीक है, सबसे कोमल उत्तक, कोमल उत्तक, वो भी कौन होता है, ब्लड ही होता है। चलिए इसे रफ कर देते हैं। ब्लड ही हमारे शरीर का सबसे कोमल उत्तक है। बात करें इसकी पीएच की, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच की, तो पीएच जो इसकी होती है वो होती है 7.4। कितनी होती है, 7.4, यानी कि 7.4 इसकी पीएच होती है। अब हमने पीएच स्केल तो पढ़ रखी है ना, 10th से ही पढ़ने लग जाते हैं पीएच स्केल क्या होती है। तो देखिए अभी वापस पढ़ लेते हैं थोड़ा। पीएच स्केल यही होती है ना, ठीक है। यहां पर 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब है उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है। 14, अब देखना कि 7 से जब हम पहले जाते हैं, इधर की ओर जाते हैं, यानी कि 1 2 3 जो भी है, उधर क्या होता है, कौन सा माध्यम होता है, अम्ल या अम्लीय। और 7 से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 जो भी है, उधर कौन सा माध्यम हो जाता है अपना, क्षारीय। कौन सा हो जाता है, क्षारीय। 7 पे उदासीन, इधर क्षारीय। अब ध्यान से देखिएगा, जब 7 से हम 14 की ओर बढ़ते हैं तो क्षार जो होता है वो, उसका क्षारीय माध्यम जो होता है वो बढ़ता है, उसकी पीएच बढ़ती है। और अम्लीय जब हम 7 से इधर जाते हैं तो उसकी अम्लीयता जो है वो बढ़ती है। अब हम जा रहे हैं 7 से इधर। अच्छा, अपना जो पीएच है, रक्त का पीएच वो कितना है, 7.4। अब ध्यान से देखिए 7.4, यानी यहाँ तक 7.4 किस तरफ है, ये 14 की तरफ, यानी क्षारीय की तरफ। अब हमने कहा कि इधर जाते हैं तो बढ़ता है,
तो ये तो 7 के आसपास ही है, तो इसकी पीएच यानी कि इसका कौन सा माध्यम हो जाएगा, ब्लड कौन सा हो जाएगा, ब्लड का माध्यम क्या हो जाएगा, हल्का क्षारीय। कैसा हो जाएगा, हल्का क्षारीय। तो अपना जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, अपना जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, इसका माध्यम कैसा होगा, हल्का क्षारीय होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ब्लड कितना होना चाहिए, ये कितना होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो ब्लड की मात्रा होती है वो अपने होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ब्लड होता है। हाँ, मादा के अंदर यानी कि जो मादा होती है, औरत होती है, लड़की होती है, जो भी होती है, फीमेल जो होती है, उसके अंदर रक्त की मात्रा कम हो सकती है। क्यों होती है, देखिए, एक तो लड़की का या फीमेल का जो वेट होता है वो कम होता है। दूसरा, अभी हम इसमें पढ़ेंगे, इसके अंदर जो कणिकाएं होती है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, तो आरबीसी जो होती है वो क्या होती है, इसमें कम होती है। मादा के अंदर आरबीसी जो होती है वो कम होती है। इस वजह से जो फीमेल है उसका जो रक्त होगा वो मेल की तुलना में, नर की तुलना में हाफ, आधा या 1 लीटर जो होता है वो कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉडी के वेट का ये कितना प्रतिशत होता है। जो हमारी बॉडी वेट होता है, हमारा जितना भी भार होता है शरीर का, उसमें ये कितना प्रतिशत होता है, तो देखिए उसका ये 7 से 8% बॉडी वेट का होता है। शरीर के कुल भाग का ये कितना प्रतिशत बनाता है, 7 से 8%। यानी कि अगर हमारा 100% हमारा हम अपनी बॉडी का वेट लें तो उसमें से 7 से 8% कौन हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 8% ब्लड जो है हमारे बॉडी का वेट का, ये 7 से 8% ब्लड बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मेन हीरो की। हमारी जो बॉडी, हमारा जो ब्लड है उसका रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है, लाल होता है ना, लाल होता है। रंग कैसा होता है अपने बॉडी का, सॉरी ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। क्यों होता है, ध्यान रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, अगर उसमें उसका कोई कलर है तो वो कलर किसी पिगमेंट की वजह से आएगा, किसी वर्णक की वजह से आएगा। ठीक है, अभी हम जब बॉडी के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उनका अगर कोई जूस भी बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि कोई पित्त रस बन रहा है या कोई भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई अंग है या कुछ भी है, अगर उसका रंग है अलग है तो उसके पीछे एक वर्णक कार्य करता है। और रंग हमारे ब्लड का कैसा है, लाल है। तो लाल क्यों है, क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में ब्लड का जो कलर होता है वो लाल तो होता है, लेकिन होता किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है हीम, इसमें क्या होता है ये ध्यान रखिए, एक तो हीम शब्द और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, हीम का मतलब है आयरन, यानी Fe2+। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बन सकता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। कौन सा, आयरन। ठीक है, आयरन में भी कौन सा, आयरन के भी अलग अलग टाइप होते हैं ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, Fe2+। ठीक है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ मैं आपको, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है वो लाल है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का कलर कौन सा है, हीमोग्लोबिन का रंग कौन सा है, हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी, यानी पर्पल, बैंगनी, बैंगनी रंग होता है। अब आप कहोगे कि भाई बैंगनी इसका कलर है तो ये हमारे ब्लड को लाल कैसे बना रहा है, इसका कलर तो बैंगनी है ना, तो ये हमारे ब्लड को लाल कैसे बना रहा है। तो देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि हमारे हीमोग्लोबिन के
अंदर आयरन समूह होता है। क्या होता है? आयरन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो है एक तो ये काम कर रहा है कि हमारे ब्लड को लाल रंग दे रहा है, लाल रंग प्रदान कर रहा है। दूसरा काम क्या करता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, फिर हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करेगा। अब देखिए, जब हीमोग्लोबिन के अंदर जो है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा? आयरन होगा, आयरन होगा। ठीक है, अच्छा नॉर्मली हम ऊपर से बात करें तो आप ये सोचिए कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा? बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से जब जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, एक मिनट में इसको रफ करके आपको समझा देती हूँ। चलिए, हीमोग्लोबिन का मैंने बताया कलर कैसा होता है? बैंगनी होता है। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से, सॉरी, ऑक्सीजन से क्रिया करता है या ऑक्सीजन को क्या करता है? जोड़ता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। बाकी हीमोग्लोबिन का कलर तो कैसा होगा? बैंगनी ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम सेब खाते हैं, सभी खाते हैं नॉर्मली। सेब के अंदर भी क्या होता है? आयरन होता है, आयरन होता है। ठीक है, और जब हम सेब को काट कर थोड़ी सी देर वायु के अंदर खुला छोड़ देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, लाल या थोड़ा थोड़ा पीला पीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम कहते हैं भाई उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली और उसको क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, जब ये आयरन ऑक्साइड बनाता है तब इसका कलर कैसा हो जाता है? वो जो व्हाइट पार्ट होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल कलर। अभी मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन के अंदर भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर भी आयरन समूह होता है। जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाएगा। और इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से ही इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा? आयरन ऑक्साइड की वजह से ही इसका, यानी कि ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहां तक हो गया कि रंग जो होता है इसका कैसा होता है? लाल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो ब्लड है ये कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। ठीक है, इधर लिख लेती हूं मैं। कैसा होगा? अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा। जल की अगर हम बात करें, इसे जल को कंपेयर करें तो जल होता है पारदर्शी। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सकता है। अगर हम ब्लड को ले, क्या उसके आर पार हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? अपना अपारदर्शी हो जाएगा, अपारदर्शी द्रव हो जाएगा। जल से थोड़ा सा ये कैसा होता है? शान होता है। जल से थोड़ा सा कैसा होगा? शान होगा, यानी इसकी थोड़ी सी शांता क्या होगी? अधिक होगी। जल से थोड़ी सी शांता कैसी होगी? इसकी अलग होगी। ठीक है, तो ब्लड जो होगा कैसा होगा? अपारदर्शी होगा और शांता इसकी कैसी होगी? थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, अब वापस इसके पॉइंट को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो है याद करने में आसानी रहे। आप यहीं का यही याद कर लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है आपको कॉपियां खोल खोल के देखने की। तो देखिए कैसा है ब्लड? तरल संयोजी उत्तक है, सबसे शरीर का सबसे कोमल उत्तक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तो आपको लिखनी ही पड़ेगी एग्जाम के अंदर। पीएच कितना है इसका? 7.4 है। 7.4 होने की वजह से कैसा है? ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, एक वयस्क मनुष्य के अंदर इसका जो वेट होता है ये कितना उपस्थित होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। क्वांटिटी की बात करें 5 से 6 लीटर होता है। शरीर के कुल भाग का कितना बनाता है? 7 से 8% भाग बनाता है। रंग कैसा होता है? तो लाल रंग होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इतना ध्यान रखना है अपने को, बैंगनी बैंगनी भूल जाओगी। ठीक है, वो आउट ऑफ कोर्स है। अपारदर्शी होता है।
और कैसा होता है, इसकी शांता जो होती है वो ज्यादा होती है। शांता कैसी होगी, जल से ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा है, गाढ़ा भी इतना नहीं होता है, सिर्फ किससे ज्यादा होगा, ये शांता इसकी किससे ज्यादा होगी, जल के कंपैरिजन अगर देखें तो इसकी शांता जो होती है वो ज्यादा होती है, यानी हल्का सा ये थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, चलो अब हम इसके बात करते हैं, जो ब्लड है हमारा, रक्त जो है, इसके घटक की बात कर लेते हैं। क्या क्या कौन कौन से इसमें घटक उपस्थित होते हैं। रक्त के घटक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या उपस्थित होता है। देखिए, रक्त जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, रक्त में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला पार्ट होता है तरल भाग, तरल भाग। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा वो होगा तरल भाग, इसको तरलता प्रदान करेगा, बहने का गुण जो बनाएगा वो यही बनाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है अपना ठोस भाग, ठोस भाग, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग कौन बनाता है, तो ध्यान रखिएगा, तरल भाग जो बनाता है वो प्लाज्मा बनाता है। कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। और ठोस भाग जो है वो कौन बनाएगा, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं ठोस भाग बनाती है इसका, और प्लाज्मा इसका तरल भाग बनाता है। ब्लड के अंदर अगर मैं रक्त को लूं 100% अगर मैं ब्लड को लूं तो उसमें से प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा होता है 55%। कितना होता है, 55%। ये प्लाज्मा क्या होता है वो आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी ये देखो कि आप कितना उपस्थित होता है, तो प्लाज्मा कितना होता है 55%। और रक्त कणिकाएं कितनी होती है, तो 100 में से 55 माइनस करोगे कितना आएगा, 45%। 45% कितनी, 45% क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, प्लाज्मा को अगर मैं वापस 100% लूं, अगर इसका मैं 100% करूं तो उसमें से 90% इसमें क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। अगर मैं प्लाज्मा, इसको छोड़ो, अभी प्लाज्मा की अगर मैं 100% प्लाज्मा लूं तो उसमें से 90% इसमें क्या होगा, जल होगा, और बाकी जो 10% बना है, बचा है, वो इसमें क्या होंगे, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 10%। अभी ये पढ़ेंगे अपन, कार्बनिक कौन से होते हैं पदार्थ, अकार्बनिक में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स होती है, खनिज लवण होते हैं, कौन कौन क्या क्या होते हैं, वो सारा डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब रक्त कणिकाएं होती है सबसे इंपॉर्टेंट भैया, रक्त कणिकाएं। नाम अगर अपने ब्लड का नाम आ जाता है ना तो अपने दिमाग में सबसे पहले ही आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये चीजें सबसे ज्यादा अपने दिमाग में आती है, और वही अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि रक्त कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी, सबसे पहली है आरबीसी, क्या होती है, आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके जी, आरबीसी को हम क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिका। क्या कहेंगे, लाल रक्त, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, लाल रक्त कणिका, यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स। डब्ल्यूबीसी का नाम श्वेत रक्त कणिका, क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका। यहां लिख लेती हूं मैं, जगह नहीं बची अपनी। लाल रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका, क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, और लाल रक्त कणिका को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेड ब्लड कार्पसल्स। श्वेत रक्त कणिका को क्या कहेंगे, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स ही कहते हैं। ठीक है, और इसका अलग क्या नाम है, तो और इसका नाम है बिंबाणु। क्या नाम है, बिंबाणु।
ठीक है। लाल रक्त कणिका जो है, एक सेकंड में इस पे, लाल रक्त कणिका को और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाएगा, इरिथ्रोसाइट। देखिए यहीं पे याद कर लीजिएगा इसके नाम, क्योंकि अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इरिथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब नाम अलग अलग आ सकते हैं, तो इनका नाम जो बता रही हूँ वो यहीं पे आप याद कर लीजिए। पहला नाम आरबीसी, ठीक है, आरबीसी भी स्मॉल, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, लाल रक्त कणिका बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। चौथा नाम क्या हो जाएगा, रक्ताणु। क्या कहा जाएगा, रक्ताणु। ठीक है, आरबीसी, लाल रक्त कणिका, इरिथ्रोसाइट और रक्ताणु, चारों के चारों एक ही है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, जिससे इसको, इसका जो साइंटिफिक नेम है ना इरिथ्रोसाइट, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट। इरिथ्रोसाइट कौन हो गया, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या हो गया, ल्यूकोसाइट। जैसे इसका नाम रक्ताणु है तो इसका भी कुछ और होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, श्वेताणु। क्या हो जाएगा, श्वेताणु। ठीक है, श्वेताणु। और बाकी तो प्लेटलेट्स है, बिंबाणु है, इसके कोई ज्यादा नाम नहीं है। प्लेटलेट्स हो गया, बिंबाणु हो गया, और भी इसको कहते हैं पट्टिकाणु। एक नाम और याद आ गया मेरे को, पट्टिकाणु। पट्टिकाणु। तो ये सबसे पहले तो आपको नाम याद करने हैं इसके। ठीक है जी, अब देख लेते हैं फिर से एक बार। रक्त जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जो कि कितना प्रतिशत होता है, 55% होता है। ठोस भाग में रक्त कणिकाएं होती है, जो कितनी प्रतिशत होती है, 45% होती है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 90% जल उपस्थित होता है और बाकी 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त, इसमें ठोस भाग में जो रक्त कणिकाएं होती है वो 3 टाइप की होती है, आरबीसी, लाल रक्त कणिका, इरिथ्रोसाइट, रक्ताणु। ये एक नाम है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका, ल्यूकोसाइट और श्वेताणु। ठीक है, और तीसरा है अपना प्लेटलेट्स, बिंबाणु और पट्टिकाणु। ठीक है, अभी मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इसके अंदर जल पाया जाता है और इसमें अकार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ। तो इनमें से तीनों में से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो ब्लड में कौन सी कणिका पाई जाती है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो ब्लड में कणिकाएं पाई जाती है वो है आरबीसी। ध्यान रखिएगा, आरबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है रक्त के अंदर, सबसे ज्यादा क्या होगी, आरबीसी। उसके बाद में कौन सी हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी नहीं होगी, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स। पीएल का मतलब प्लेटलेट्स, समझ जाइएगा। आरबीसी सबसे ज्यादा, फिर प्लेटलेट्स, और उसके बाद में कौन आता है, डब्ल्यूबीसी। कौन आएगा, डब्ल्यूबीसी। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा तो आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, और फिर बाद में कौन आता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, इस तरह से इनमें क्रम होता है। तो सबसे ज्यादा तो ये होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है, और फिर ये होता है। अब हमें जो पढ़ना है वो एक एक को डिटेल में पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और फिर इसके रक्त के कार्य और रक्त की कमी से अगर कोई रोग होगा तो वो देख लेंगे। फिर इसके बाद में अपना रक्त का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जो हमने देखा कि ब्लड जो है वो 2 पार्ट होते हैं, एक तो तरल भाग होता है, दूसरा होता है ठोस भाग। तरल भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा। तो चलिए पहले प्लाज्मा स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, अभी अभी हमने बात की कि जो रक्त होता है उसके अंदर प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 55%। तो ये कितने प्रतिशत भाग बनाता है, रक्त का 55% भाग बनाता है। रक्त का 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, अब क्या होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है वो हमें पता है कि तरल भाग है इसका, लेकिन है क्या, तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो रक्त होती है, रक्त होता है उसमें 3 कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जब रक्त में से क्या किया जाए, रक्त में से आरबीसी को माइनस कर दिया जाए, यानी कि रक्त में से आरबीसी को जब हटा दिया जाए तो जो चीज बचेगी ना उसे हम कहेंगे प्लाज्मा। क्या कहेंगे, प्लाज्मा।
जब आरबीसी में रक्त में से आरबीसी को हटा दिया जाए, अच्छा आरबीसी पे हम पढ़ेंगे, आरबीसी का कलर कैसा होता है, लाल होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। जब आरबीसी के जो फंक्शन हम पढ़ेंगे या उसकी डिटेल जब हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से उसका रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, जब आरबीसी को हटा दिया है मतलब लाल रंग क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, लाल रंग अब इसमें नहीं बचेगा ब्लड में, तो उसके बाद में जो भी चीज बचेगी वो सब क्या होगा, अपना प्लाज्मा बचेगा, प्लाज्मा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है इसका, तो इसका रंग होता है हल्का पीला। कैसा होगा, हल्का पीला रंग होता है। अब मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी आपको एक बात कि हमारी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स है या कोई भी चीज है, अगर उसका कोई कलर है तो वो एक वर्णक की वजह से होता है, किसी वर्णक की वजह से। जैसे कि अपने ब्लड का कलर होता है लाल, तो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो ये जो रंग है इसका प्लाज्मा का हल्का पीला कलर है, वो किसकी वजह से है, तो ध्यान रखिएगा वो एक वर्णक है जिसका नाम है बिलरुबिन, बिलरुबिन वर्णक, बिलरुबिन वर्णक है, उसकी वजह से इस प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्का पीला कलर होता है। हल्का पीला कलर किसकी वजह से होता है, बिलरुबिन वर्णक के कारण होता है। अगर बिलरुबिन वर्णक आपके मन में आ रहा है कि ये कहाँ इसका निर्माण होता है, तो यकृत के अंदर होता है। यकृत यानी लीवर, क्या होता है, लीवर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, तो बिलरुबिन वर्णक की वजह से इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। प्रकृति में कैसा होता है, तो हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, हल्का पीला रंग होता है, हल्का क्षारीय होता है, थोड़ा सा कैसा होता है, चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है, हल्का सा चिपचिपा भी होता है। ठीक है, पीला रंग होता है, क्षारीय होता है और थोड़ा चिपचिपा होता है। अब हमने देखा था कि जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, 90% तो क्या होता है, इसमें जल पाया जाता है। 90% तो क्या होता है, जल होता है, और बाकी के जो 10% बचे हैं उसमें क्या होगा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होंगे। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ इसमें उपस्थित होंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इन अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ में क्या होते हैं, तो इसके अंदर सभी चीजें हो जाएगी, प्रोटीन्स हो जाएंगे, अपने उत्सर्जी पदार्थ, आवश्यक पोषक पदार्थ, सभी चीजें इसमें घुली होती है। और सबसे मेन जो चीज होती है वो अपनी होती है, सबसे मेन जो तत्व होता है वो अपना होता है सोडियम। क्या होता है, इसमें सबसे प्रमुख तत्व जो होता है वो होता है सोडियम। बाकी इसके अलावा जितनी भी प्रोटीन्स हो गई, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, खाद्य पदार्थ, पोषक पदार्थ या यूरिन कहें हम, जो भी होगा वो इसके अंदर मिला रहेगा। ठीक है, 90% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। 90% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, इसके अलावा 10% जो है उसमें हो जाएगा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। अब हम पढ़ेंगे कि जो इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ है वो कितने होते हैं, कितनी प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा है उसमें कितने और क्या पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, कितनी प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक तो जल पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में जल उपस्थित होता है। कितनी प्रतिशत मात्रा में होता है, 90% जो है उसमें जल पाया जाता है। यानी कि अगर 100% अगर प्लाज्मा लिया जाए तो उसका 90% तो केवल जल ही पाया जाएगा। यानी बहुत अधिक मात्रा में ये जल की क्वांटिटी इसमें होती है। और इसका कार्य क्या होता है, वैसे तो हम सब जानते हैं कि जल का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, शरीर का तापमान नियंत्रण करना, है ना, परासरण दाब नियमन करना और हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का, ये सारा कार्य होता है जल का। तो इसमें क्या काम करेगा, ये रुधिर दाब और आयतन का नियमन करेगा, रुधिर दाब का नियमन करेगा, आयतन का नियमन करेगा हमारे शरीर का। और ये क्या कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है। परिवहन का कैसे कार्य करेगा, ये जल जो है क्या करेगा, इसी के अंदर पोषक पदार्थ घुलेंगे, इसी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ घुलेंगे और ये क्या करेंगे, हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को जल जो है वो पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है जी।
और बाकी हमने देखे थे कि इसमें जल के अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं इसमें और अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से उपस्थित होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ की अगर बात की जाए तो उसके अंदर सबसे पहला आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन कितना उपस्थित होता है? 4.5% होता है। और क्या कार्य करता है? तो परासरण दाब उत्पन्न करने का कार्य करता है। ये क्या करेगा? परासरण दाब को उत्पन्न करेगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसके ग्लोबुलिन प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। और ये कितने प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होते हैं? तो 2.5% मात्रा में उपस्थित होते हैं। और क्या काम करते हैं? यही काम परासरण दाब उत्पन्न करने का ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइब्रिनोजन, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा। फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये कितना होता है? 0.3% होता है। ठीक है। और क्या काम करता है? तो रुधिर स्कंदन का काम करता है, रुधिर का थक्का बनाने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, रुधिर का थक्का कैसे बनाएगा? देखिए, हाँ, जब हमारी बॉडी के अंदर रक्त होता है तो हम जानते हैं कि कभी थक्का नहीं जमेगा। रुधिर अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसका कभी भी थक्का नहीं जमेगा। ठीक है। अब फाइब्रिनोजन प्रोटीन, अच्छा एक बात बताइए कि जब रुधिर जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तब वो क्या करता है? जम जाता है। किसकी वजह से जम जाता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से, या फाइब्रिनोजन जो है उसकी वजह से ये जो है थक्का उसका जम जाता है। ठीक है। तो फाइब्रिनोजन क्या करेगा? रुधिर का स्कंदन करने का कार्य करेगा। कितनी मात्रा में उपस्थित रहेगा? 0.3% मात्रा में ये उपस्थित रहेगा। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये भी क्या होता है? अल्प मात्रा में, यानी बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। और ये भी इसी का कार्य करता है, रुधिर स्कंदन का ही कार्य करता है। ये क्या करेंगे? शरीर में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और जब रुधिर जो है बाहर, शरीर के बाहर आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और इसका क्या करते हैं? थक्का जमाने का कार्य करते हैं, रुधिर का थक्का जमाएंगे। अब सब जानते हैं ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज क्या है? हमारा एक पोषक पदार्थ है। ठीक है। और वो हमारे शरीर में उपस्थित होता है। जब हम कोई भी पोषक हम रोटी खाते हैं या कुछ भी हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। वो भी हमारे शरीर में जाता है, वो भी इसी के अंदर इसी में प्लाज्मा में घुल जाता है। और कितना प्रतिशत होता है? तो 0.1% मात्रा में उपस्थित होता है। और क्या कार्य है इसका? तो हम जानते हैं कि ये एक पोषक पदार्थ है और ये क्या होता है? कोशिकीय ईंधन होता है, कोशिका का ईंधन होता है जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितनी मात्रा में होते हैं? 0.04% मात्रा में उपस्थित होते हैं। और क्या कार्य करते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं ये। पोषक पदार्थ कैसे होते हैं? जब अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन क्या है? हमारा एक पोषक पदार्थ है। तो इसी तरह से अमीनो अम्ल भी क्या है? हमारा पोषक पदार्थ है शरीर का। ठीक है। और कुछ मात्रा में वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल उपस्थित होते हैं, जो कितने होते हैं? 0.05% मात्रा में उपस्थित होते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि क्या है? पोषक पदार्थ है। नेक्स्ट हार्मोन्स और एंजाइम। हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही किसके अंदर होंगे? इसी प्लाज्मा के अंदर, इसी में होंगे। अल्प मात्रा में उपस्थित, यानी बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, किसी भी जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यूरिया और यूरिक एसिड। अब यूरिया और यूरिक एसिड वैसे तो हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ हैं जिनको हम अपने शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट रहेंगे तो वो किस में रहेंगे? इसी प्लाज्मा के अंदर उपस्थित रहेंगे एक कार्बनिक पदार्थ के रूप में। 0.04% मात्रा में होते हैं, जो कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। ये तो होते हैं कार्बनिक पदार्थ। अब आते हैं अकार्बनिक पदार्थ के ऊपर। अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन उपस्थित होता है? वैसे मैंने बताया था कि सबसे मेन तत्व होता है सोडियम, जो कि इसमें उपस्थित होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? सोडियम तो है ही, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन आदि, ये सभी जो है हमारे प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होते हैं। तो प्लाज्मा का जो टॉपिक है वो अपना यहीं तक है। यहीं पर प्लाज्मा जो है उसको हम समाप्त करते हैं। इतनी ही डिटेल आपको प्लाज्मा के अंदर पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं जो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं।
रक्त कणिकाएं जो कि 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली कणिका कौन सी है? आरबीसी, जो कि शरीर के अंदर सबसे अधिक ये पाई जाती है। एक मेल की बात करें तो सर्वाधिक पाई जाएगी, फीमेल में मेल की तुलना में यानी कि मादा में नर की तुलना में थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए मादा के अंदर जो है रक्त की मात्रा भी कम होती है। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आता है अपना प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? इरिथ्रोसाइट। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होती है उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इसको हम रक्ताणु भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? श्वेताणु कहा जाता है। और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? बिंबाणु कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं कितनी प्रतिशत मात्रा में होती है ब्लड के अंदर? 45% मात्रा में होती है। साइंटिफिक नेम क्या क्या है इनके? इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का इरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, एक बार वापस बता रही हूं मैं, इरिथ्रोसाइट को ही या आरबीसी को ही रक्ताणु कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को श्वेताणु और प्लेटलेट्स को ही बिंबाणु कहा जाता है। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? लाल रक्त कणिका। क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड कार्पसल्स। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु या पट्टिकाणु। एक और नाम होता है इसका पट्टिकाणु, पट्टिकाणु कहा जाता है। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि आगे जो है इनमें से ही कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इरिथ्रोसाइट क्या है या रक्ताणु क्या है, ल्यूकोसाइट क्या है, पट्टिकाणु में क्या होता है क्या नहीं होता, इनके कार्य वगैरह जो भी है तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने एक बार फिर से इसको अलग से ये बताया है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी आरबीसी। और हमें ये तो जानकारी है ही कि आरबीसी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, उसके बाद में प्लेटलेट्स, और सबसे कम मात्रा में क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जैसे मैं आगे इसे क्लियर करूंगी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो होता है 600:1। अगर 600 आरबीसी है तो उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ये इसका अनुपात होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी को। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी आरबीसी। आरबीसी इसे ही कहा जाता है लाल रक्त कणिका। इतनी बार मैं ये जो नाम ले रही हूं उसका एक ही कारण है कि आपको यही का यही याद हो जाए। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, या इसी को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। और इसी को हम क्या कहते हैं? रक्ताणु। क्या कहते हैं? रक्ताणु। रक्ताणु। ठीक है, इतने सारे नाम हैं इसके, आपको ये याद रखने ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका कहो, चाहे इरिथ्रोसाइट कहो, चाहे रक्ताणु कहो, सब एक ही है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा क्या डिटेल से ही पढ़ेंगे तो भाई ये आरबीसी जो होती है, मैंने कहा कि आरबीसी की मात्रा जो होती है वो ब्लड में, अगर कणिका की बात की जाए, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, इन तीनों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक होती है अपनी आरबीसी। कितनी प्रतिशत अगर बात की जाए, कितनी प्रतिशत? 100% अगर मैं इनको लूँ, रक्त कणिका को लूँ, ठीक है, ब्लड कार्पल्स को लूँ, तो उसमें से 99% जो है वो कौन होती है? अपनी आरबीसी होती है। आरबीसी।
ठीक है। 99%, 99% तो अपनी आरबीसी होती है, बाकी जो 1% बचेगी वो उसमें कौन हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो जाएगी। कौन हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी कि ये जो होती है वो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है अपनी। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार की कणिका है, इनमें क्या क्या उपस्थित होते हैं। तो देखिए ये कैसी होती है, तो ये केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया विहीन होती है। ना तो इनमें केंद्रक पाया जाएगा, ना इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। केंद्रक अनुपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित होगा। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन एक अपवाद बताती हूँ इसका मैं। अपवाद क्या हो जाएगा, ऊंट व लामा, दो ऐसे जंतु हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक विहीन है ये आरबीसी जो है, सभी के अंदर, हमारी बॉडी में ले लो या किसी जंतु की बॉडी में ले लो, किसी में भी ले लो, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट जो होता है, सभी जानते हैं रेगिस्तान का जहाज ऊंट, और जो लामा होता है वो उसके अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाएगा। ये जो लामा है ना, वो भी एक प्रकार का ऊंट जैसे ही प्राणी है। इसके शरीर पे थोड़े बाल अधिक होते हैं, दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ऊंट और लामा की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाएगा। बाकी किसी की आरबीसी हो चाहे उसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ठीक है। आकार की बात करें इसकी, तो ये होता है उभयावतल। कैसा होता है, उभयावतल। अच्छा, हमने लेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जो बीच में से मोटा होता है, किनारों पर से पतला होता है, इसे कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है। और एक अपना होता है अवतल। अवतल में क्या होता है, जो किनारों से तो मोटा होता है, देखो किनारों से मोटा है, बीच में से पतला है, इसे हम कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो बीच में से मोटा हो, किनारों पर से पतला हो। अवतल लेंस जो बीच में से पतला हो, किनारों पर से मोटा हो। ठीक है, ये होता है अवतल, इसे कहते हैं। अब ये कैसा होता है, उभयावतल होता है। कैसा होगा, उभयावतल, यानी दोनों तरफ से अवतल होगा। दोनों तरफ जो आरबीसी होगी ना, आरबीसी इस प्रकार से, तो ये दोनों तरफ से, इस तरफ से भी, इसके पीछे साइड से भी कैसी होगी, अवतल होगी। यानी बीच में से चपटी होगी, किनारों पर से कैसी होगी, मोटी होगी। ठीक है, तो आकार कैसा हो जाएगा इसका, उभयावतल हो जाएगा। व्यास की बात करें, कितना व्यास का होता है, तो 7 से 8 माइक्रोमीटर का जो है इसका व्यास होता है। कितना होगा, 7 से 8 माइक्रोमीटर का। मोटाई की बात करें तो 2 माइक्रोमीटर की इसकी मोटाई होती है। आरबीसी की मोटाई कितनी होगी, 2 माइक्रोमीटर। आकार कितना, व्यास कितना होगा, 7 से 8 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं जीवन काल की, लाइफ स्पेन। जीवन काल क्या होता है, देखिए किसी भी जीव के, सजीव की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, निर्जीव की नहीं कहूंगी, हम सजीव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीवन काल या जिसे हम कहते हैं लाइफ स्पेन क्या होता है, कि जब कोई जीव जो है उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म हो जाएगा उसका, फिर बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, फिर मृत्यु हो जाएगी, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो बीच का समय होता है उसको अपन कहते हैं जीवन काल। जीवन काल, ठीक है, इसे हम कहते हैं जीवन काल। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। आप याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ये कुछ मेन पॉइंट है, वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, बाकी के हम पॉइंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। इनको आपको एग्जाम में अगर आता है तो इनको तो आपको लिखना ही है। तो 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्माण। इसका निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण 2 जगह पे होता है। एक होता है लाल अस्थि मज्जा में, एक होता है प्लीहा के अंदर। एक तो होता है लाल अस्थि मज्जा में, एक होता है प्लीहा में होता है। अच्छा, लाल अस्थि मज्जा में किसके अंदर होगा और प्लीहा में किसमें होगा, तो ध्यान रखिएगा। लाल अस्थि मज्जा में तो वयस्क जो प्राणी होते हैं, यानी बड़े वयस्क मनुष्य जो होते हैं, उनके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में। और भ्रूणीय अवस्था जो होती है, जब बच्चा गर्भ में होता है, भ्रूणीय अवस्था जब होती है, भ्रूणीय अवस्था जब होती है
तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा के अंदर होता है। किसमें होगा? प्लीहा के अंदर। जब बच्चा गर्भ में होगा, भ्रूण अवस्था में होगा, तब उसमें आरबीसी तो निर्माण उसमें भी होगी, ब्लड तो उसमें भी होगा ना, तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? किसमें होता है? प्लीहा के अंदर। और वयस्क में लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, निर्माण तो यानी कि जन्म तो वहां हो गया, इसने जन्म तो ले लिया, अब इसकी मृत्यु भी तो होगी, 120 दिन जिंदा रहने के बाद में इसकी मृत्यु होगी ना, तो वो कहाँ होती है? तो वो होती है प्लीहा के अंदर ही इसकी मृत्यु होती है, प्लीहा में ही ये मर जाएगा। भ्रूणीय अवस्था में भी इसमें जन्म ले रही है, ये उत्पन्न हो रही है, लेकिन भले ही वो वयस्क हो, भले ही हो वो भ्रूणीय अवस्था हो, इसकी मृत्यु कहाँ हो जाएगी? प्लीहा में हो जाएगी। इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। संख्या में कितनी होती है ये? अभी हमने बात की थी कि संख्या में ये नर में ज्यादा होती है, मादा में ज्यादा होती है। नर में ज्यादा होती है ना, मादा में कितनी होती है? कम होती है। इसीलिए हमने कहा कि ब्लड जो है वो मादा में क्या होता है? कम होता है, नर में ज्यादा होगा। मादा यानी कि औरत, फीमेल, उसमें कम होता है। नर यानी कि मेल, पुरुष, पुरुष में इसकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए ब्लड भी पुरुष में ज्यादा होता है। तो नर में कितनी संख्या होती है? अगर इसकी बात की जाए आरबीसी की, नर में कितनी संख्या होती है? तो 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर जो है इसकी संख्या होती है मनुष्य के सॉरी मेल के अंदर। मनुष्य में तो ये भी आ जाएंगे मादा, तो नर के अंदर तो इतनी होती है, और मादा के अंदर कितनी होगी? तो 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसकी संख्या होगी। कितनी होगी? 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होगी। ठीक है, बात करें इसके वर्णक की या रंजक की। अब आरबीसी को हम जानते हैं, इसको रेड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। और लाल कलर होता है किस वजह से होता है? तो हमने बात की कि कोई भी हमारे शरीर में पार्ट हो, बॉडी का पार्ट, अगर उसका कलर जो है किसी वजह से हो रहा है तो उसके पीछे एक वर्णक कार्य करता है। वर्णक कह दो चाहे रंजक कह दो, जो क्या करेगा? इनको कलर करने का काम करेगा, या रंग प्रदान करने का काम करता है। तो इसके अंदर रंग जो वर्णक होता है या रंजक जो होता है वो कौन होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन इनके अंदर वर्णक या हम कहते हैं रंजक इसके अंदर होता है। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है? इसको लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है, हमने पहले ही बात की। इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन जब इसके साथ जुड़ेगा, हीम के साथ, इसका जो हीम पार्ट होता है उसके साथ जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर इसके बाद में इसका रंग जो है वो लाल करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो इसमें उपस्थित होता है। अब ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। कितनी होती है? 4 पेप्टाइड श्रृंखला। 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है। ठीक है, 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है। एक पेप्टाइड, इसमें से 4 में से एक पेप्टाइड श्रृंखला जो होगी वो एक ऑक्सीजन के परमाणु को कैरी करेगा, यानी परिवहन करने का कार्य करेगा, ले जाएगा, बाइंड करेगा, जोड़ेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। अगर एक पेप्टाइड श्रृंखला एक ऑक्सीजन के परमाणु को कैरी कर रहा है तो 4 पेप्टाइड श्रृंखला कितने ऑक्सीजन परमाणु को कैरी करेगा? 4 ऑक्सीजन के परमाणु को। ठीक है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु को कैरी करेगा। इसका मतलब है कि एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो कितने ऑक्सीजन के परमाणु को कैरी करता है? 4 ऑक्सीजन के परमाणु को कैरी करता है। 4 ऑक्सीजन के परमाणु को ये बाइंड करके ले जाता है। ठीक है, बात करें इसके मनुष्य में कि इसकी मात्रा कितनी होती है। पहले मैं इसको साफ कर देती हूँ, बहुत कचरा हो गया। मनुष्य के अंदर इसकी कितनी मात्रा होती है? तो मनुष्य में इसकी मनुष्य में जो है इसकी क्वांटिटी होती है रक्त के अंदर 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितनी होगी? 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने पढ़ा है। अब देखिए, एक दो और चीजें मैं इसके बारे में बता देती हूँ। एक शब्द आता है इरिथ्रोब्लास्ट, है नहीं आपके टॉपिक में? इरिथ्रोब्लास्ट,
नाम से पता चल रहा है। एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं हम? आरबीसी को कहते हैं। एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं। और ब्लास्ट हम नहीं कहते कि कोई ब्लास्ट हो गया, फूट गया, ठीक है। तो जब आरबीसी जो है वो फूट जाती है तो इस टर्म को हम या इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? इरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे। दूसरा एक आता है अपना हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है हीमोसाइटोमीटर? आरबीसी की संख्या को काउंट करने का जो एक यंत्र आता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? हीमोसाइटोमीटर कहा जाएगा। अब देखते हैं, अभी हमने बात की हीमोग्लोबिन प्रोटीन की, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है अपना हीम समूह और दूसरा होता है ग्लोबिन प्रोटीन या ग्लोबुलिन प्रोटीन भी कहा जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन। अब हम जानते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड का बहुलक होता है, यानी एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। जब आरबीसी कहाँ चली जाएगी? प्लीहा के अंदर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? प्लीहा में। प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है ना, तो प्लीहा में जब जाएगी तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होगा वो किस में टूटेगा? क्योंकि देखिए एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो ग्लोबिन प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन बनेगा। तो जब प्रोटीन टूटेगा तो वापस किस में टूटेगा? एमिनो एसिड के अंदर टूटेगा। तो जब ये प्लीहा में जाएगा तो ये किस में टूट जाएगा? एमिनो एसिड में टूट जाएगा। और ये हीम समूह हम जानते हैं कि इसके अंदर फेरस आयन होता है, फेरस या जिसे अपन कहते हैं आयरन समूह होता है, आयरन समूह होता है। ये क्या करेगा? आयरन समूह जाएगा कहाँ पर? यकृत के अंदर जब जाएगा या प्लीहा में जब जाएगा तो यकृत के अंदर जब प्लीहा में जब ये टूटेगा तो क्या बना देगा? ये भी क्या करेगा? आयरन जो है वो वहां पर टूटेगा। और इसके अलावा जो बचा कुचा भाग होगा, इनके अलावा जितना भी बचा कुचा भाग जो होगा वो जाएगा यकृत में, ठीक है। ये तो जा रहे हैं प्लीहा में टूटने के लिए, इसके अलावा जो भी बचा कुचा भाग होगा वो यकृत में जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। किसके रूप में इकट्ठा हो जाएगा? दो वर्णक के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। एक तो होता है बिलरुबिन, बिलरुबिन, और दूसरा होता है बिलवर्डिन, बिलवर्डिन। एक तो होता है बिलरुबिन और दूसरा होता है बिलवर्डिन, ठीक है। और दोनों ही क्या है? पित्त वर्णक हैं। पित्त वर्णक का मतलब क्या है? रंग देने का कार्य करते हैं। पित्त वर्णक यानी कि रंग देने का कार्य करते हैं। ध्यान से समझिए एक बार, किसी को समझ में नहीं आया पुनः समझते हैं। हीमोग्लोबिन यानी कि जो किसमें होता है? आरबीसी के अंदर होता है। आरबीसी को लाल रंग देने का काम करता है या फिर अपने ब्लड को लाल रंग देने का कार्य करता है। और अपने पढ़ा था कि जैसे इसके अंदर प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा क्या होता है? जब आरबीसी को हटा देते हैं ब्लड में से तो बचता है अपना प्लाज्मा। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन या आरबीसी जब कहाँ चली जाएगी? प्लीहा के अंदर टूटने चली जाएगी, प्लीहा में जाएगी, वो टूटेगी तो कितने भागों में टूटेगी? हीमोग्लोबिन कितने भागों में टूटेगा? हीम समूह में और ग्लोबिन, क्योंकि ये दोनों से मिलकर बना होता है ना, तो जब टूटेगा तो दोनों भागों में टूटेगा। फिर ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड के रूप में टूटेंगे और हीम समूह जो है वो वहां पर जाकर टूटेगा और इसके हीम समूह जो है प्लीहा में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों के अलावा जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा भाग होगा वो चला जाएगा अपना यकृत के अंदर, यकृत के अंदर। और यकृत के अंदर जाकर दो भागों में ये टूटेगा या दो भागों में ये दो पार्ट के अंदर वो वहां पर जमा हो जाएगा। एक तो होता है बिलरुबिन वर्णक और एक होता है बिलवर्डिन वर्णक। बिलवर्डिन और बिलरुबिन दोनों ही वर्णक कैसे होते हैं? पित्त कलर के होते हैं या पीले कलर के होते हैं, ये समझ लेते हैं। पित्त वर्णक होते हैं जो पीला रंग देने का कार्य करते हैं। अभी हमने जब प्लाज्मा पढ़ा तो प्लाज्मा का कलर भी किसकी वजह से होता है? बिलरुबिन वर्णक के कारण, बिलरुबिन वर्णक के कारण होता है प्लाज्मा का कलर, ठीक है। बिलरुबिन वर्णक के कारण होता है। तो हम जानते हैं कि आपने एक रोग का नाम सुना होगा, पीलिया। पीलिया के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर में जैसे नाखून हो गए, आंखें हो गई या हमारे शरीर के कोई भी पार्ट्स जो होते हैं वो पीले पीले पड़ जाते हैं, पीलिया के अंदर पीले पीले हो जाते हैं। तो किसकी वजह से हो जाते हैं? जब हमारे यकृत में इस बिलरुबिन का जो है जमाव ज्यादा हो जाता है, बिलरुबिन वर्णक का जमाव ज्यादा हो जाने की वजह से
हमारे यकृत में जब वो ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाता है, ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ये क्या करता है, रुबिन वर्णक जो है वो हमारी आँखों में या हमारे जो नाखून होते हैं वहाँ पर जाकर ये जमने लग जाता है, और हमारे बॉडी के पार्ट कैसे होने लग जाते हैं, पीले रंग के हो जाने लगते हैं। ठीक है, पीले रंग के हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं पीलिया हो गया। हम कहते हैं ना हमारी भाषा में पीलिया या जॉन्डिस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो पीलिया हो जाना इसे कहा जाता है। तो ये हुआ हमारे आरबीसी का वर्णन। यहीं तक आरबीसी के अंदर इतना ही हमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी थी वो हमने यहीं तक हमने कंप्लीट की है। इसके आगे की क्लास के अंदर, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है, और इसके आगे की क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो ब्लड का जो भी पार्ट हमारा बचा है, जैसे कि WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, और लास्ट हम पार्ट पढ़ेंगे इसका रुधिर के कार्य, एक रुधिर का कार्य पढ़ेंगे, और बाकी अगर इसके अंदर रुधिर की कमी से कोई रोग होंगे छोटे मोटे तो वो देख लेंगे। ज़्यादा इसमें रुधिर का, ब्लड का पार्ट यहीं तक होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज तक जो हमने आरबीसी का पढ़ा है, बाकी इसके अलावा आगे हम अगले वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और कोई अगर बच्चा नया है जो हमारी क्लास को फर्स्ट बार देख रहा है, तो अपनी इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ बच्चों की जो समस्याएं आ रही हैं कि आगे वाली क्लासेस नहीं मिल पा रही है, उनको सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके क्लासें आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में सभी की। क्योंकि हमारे जो, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो इस बायोलॉजी के 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो चारों पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और जूलॉजी का हमने आज ही स्टार्ट किया है। अगर इनमें से आपने कोई क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। बाकी इसका हम आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।